नमस्कार। बड़ी खबर में आप सबों का स्वागत है। मैं हूं संतोष सिंह और अभी तक की बड़ी खबर में कुछ खास डेवलपमेंट अगर हम पूरे दिन की बात करें तो एक बड़ी खबर यह है कि 22 तारीख को मतलब कल बिहार कैबिनेट की बैठक होगी। ये एक अपडेट खबर है। हालांकि ये खबर इसलिए है कि मंगलवार को अमूमन कैबिनेट की बैठक होती रही है, लेकिन नए सरकार के गठन के बाद एक महीने तक कैबिनेट की बैठक नहीं हुई थी। पिछले मंगलवार को बैठक हुई और आज कैबिनेट सेक्रेटरिएट से जो खबर आ रही है कि कल 22 तारीख को 4:30 बजे सीएम की अध्यक्षता में संवाद में कैबिनेट की बैठक होगी। तो ये कैबिनेट की बैठक जो नीतीश सरकार के दौरान कार्यकाल के दौरान अमूमन मंगलवार को हुआ करता था, वो सिलसिला अब शुरू हो गया है, इसलिए ये बड़ी खबर है। इसके अलावा राजद का मंथन शिविर चल रहा है। मंथन शिविर में कहीं न कहीं निशाने पर कांग्रेस है कि कांग्रेस की वजह से हार हुई है। ये कई विधायकों ने ये बात कही है जो चुनाव जीत कर आए हैं। हालांकि जो चुनाव हार के आए हैं उनका मत इससे कुछ विपरीत भी है। कई ने विधायक ने पार्टी के अंदर बड़े नेताओं पर भी गंभीर आरोप लगाए हैं कि उन्होंने धोखाधड़ी किया है अपने पार्टी के साथ। खास करके पूर्व प्रदेश अध्यक्ष रामचंद्र पूर्वे को लेकर भी कई तल्ख टिप्पणियां आई हैं सीतामढ़ी से कि वो पार्टी के अधिकृत उम्मीदवारों को हराने के लिए उन्होंने क्या क्या चाल रची है। चलिए अब हम बड़ी खबर की शुरुआत कुछ बड़ी खबरों के साथ करते हैं। हाँ, राजद का मंथन बैठक चल रहा है, 12 बजे से ही चल रहा है और अभी 3 बजने को है। लगातार ये बैठक चला आ रहा है और अब हम जरा जानना चाहते हैं कि इस बैठक में हो क्या रहा है। सीधे सीधे तौर पर कांग्रेस पर हमला, मंथन बैठक आरजेडी की हार की समीक्षा हो रही है कि क्यों हार हुई है, लेकिन हमला कांग्रेस पर हो रहा है। शुरुआत शिवानंद तिवारी ने की। ये क्या नजारा है, क्या संदेश देने की कोशिश हो रही है, जरा सुनिए कि विधायक सुधाकर सिंह जो प्रदेश अध्यक्ष जगतानंद सिंह के पुत्र हैं वो क्या कह रहे हैं। जरा पहले इन विधायकों की बात सुन लें, फिर हम इस पर चर्चा भी करेंगे और सीधे फिर अशोक मिश्रा जी के पास चलेंगे इन सवालों के साथ कि मंथन तो आरजेडी का है और निशाने पर कांग्रेस क्यों है। और सीट जीतनी चाहिए थी, ये मानते हैं हम। थोड़ा और उनका अच्छा परफॉर्मेंस होना चाहिए था। 70 सीट देना डिसीजन कहीं ना कहीं पार्टी के लिए हम इतना ही बोलेंगे कि उन लोग को और सीट्स जीतनी चाहिए थी। अब क्या कारण था इस डिटेल पे हम नहीं जानते। भविष्य में अगर ऐसी बात हो सीटों के बंटवारे तो कांग्रेस की स्थिति को देखकर ही सीट देनी चाहिए, कुछ ऐसे राय देंगे क्योंकि आप एक वो तो अब ऊपर देखिए, बाकी लोगों का मैटर है, वो कांग्रेस के लोग समझें और अन्य जो भी उन लोग का है उस पर हम क्या कमेंट कर सकते हैं। कांग्रेस को तो खुद ही आकलन करना चाहिए और हमको देख रहे हैं कि मंथन कर रहे हैं दिल्ली में सोनिया गांधी के नेतृत्व में। अगला 10 दिन लगातार वो मंथन करेंगे कि हम देश भर में क्यों हार रहे हैं। केवल बिहार में नहीं हार रहे हैं, देश भर में हार रहे हैं और उनके हार के चलते हम लोग सत्ता से दूर हैं बिहार में। यह तो सर्वविदित तथ्य भी है, इसको जगजाहिर सी बात है, लेकिन समीक्षा उनको करना है। जी हाँ, सवाल हमारी तरफ से था, मतलब मीडिया की तरफ से ये सवाल हो रहा है। ये भी एक तरीका है, जरा इस नैरेटिव को भी समझिए कि मीडिया ये सवाल आरजेडी के विधायक से कर रहे हैं। मतलब चीजें समझने की जरूरत है कि आखिर कांग्रेस के निशाने पर आरजेडी के विधायक जितने नहीं ले रहे हैं उतना हमारे मीडिया के बंधु ले रहे हैं। सवाल पे सवाल किए जा रहे हैं कि कांग्रेस की क्या स्थिति है। कांग्रेस की वजह से तो नहीं हार हुई। चलिए अब हम सीधे अशोक मिश्रा जी के पास चलते हैं। हमारे ब्यूरो चीफ इस वक्त आरजेडी कार्यालय में मौजूद है। ठंड का असर है और उम्र का भी असर है, थोड़ा परेशान दिख रहे हैं। अशोक जी, क्या खास अभी तक इस बैठक से निकल कर आया है? देखिए संतोष जी, इस बैठक का आयोजन आरजेडी के जो प्रत्याशी हैं, जो खास करके हारे हुए प्रत्याशी हैं, उनके लिए ये बैठक आयोजित की गई थी और इस बैठक का मूल उद्देश्य यही था कि हार के कारणों की समीक्षा की जाने थे। लेकिन जिस तरह से आरजेडी के नेताओं के बयान आने शुरू हुए उसको लेकर के पार्टी नेतृत्व तो काफी सतर्क हो गया और जब बैठक करीब 1 बजे के बाद शुरू हुई, तेजस्वी प्रसाद यादव जब आए बैठक में, तो उसके बाद यह निर्णय लिया गया कि बैठक में हार के जो कारण हैं उन कारणों को जो प्रत्याशी हैं वो लिख करके पार्टी नेतृत्व को दे दें। और इस तरह से आरजेडी नेतृत्व ने एक तरह से जो हार के कारणों को लेकर के आपसी
बवाल होना था या आरोप प्रत्यारोप का जो सिलसिला शुरू होना था समीक्षा बैठक में, उस पर तत्काल विराम लगा दिया गया है और प्रत्याशियों को कहा गया है कि आप अपनी हार के कारणों की जानकारी लिखित तौर पर पार्टी नेतृत्व को दे दें। चूंकि जब बैठक शुरू हुई थी, बैठक शुरू होने के पहले ही आरजेडी के कई विधायकों ने कई तरह के सवाल लगाए। कुछ विधायकों का आरोप था या हारे हुए प्रत्याशियों का आरोप था कि अंतिम क्षणों में जो सीट की बदली हुई उसको लेकर के भी हार हुई है। कई विधायक जैसे यदुवंश यादव जैसे विधायक हैं, पूर्व विधायक हैं, उन्होंने कांग्रेस की वजह से हार का कारण माना। कई जीते हुए विधायकों ने भी यही सवाल खड़ा किया। कुछ विधायकों का आरोप था कि पार्टी के अंदर भीतरघात हुआ। ललित यादव जैसे जो 7 बार लगातार चुनाव जीत चुके हैं, उनका आरोप था कि पार्टी के अंदर भीतरघात हुआ और कई जो हारे हुए प्रत्याशी थे उन्होंने भी इस तरह की बातें कही हैं। इसलिए हार की समीक्षा के दौरान घमासान न हो, इसको लेकर के पार्टी नेतृत्व ने सबसे पहले फैसला किया कि आप लिखित अपना कारण दे दीजिए। दूसरी बात जो हुई कि पार्टी नेताओं ने फैसला लिया कि प्रमंडलवार अब समीक्षा बैठक होगी, यानी जो भी कारण है हार के उसके लिए प्रमंडलीय स्तर पर बैठक होगी और उस बैठक से जो छन करके आएगा पार्टी नेतृत्व उस पर कार्रवाई करेगा। तो हार की समीक्षा को लेकर के यह बैठक बुलाई थी और बस इतने पर एक तरह से कहिए कि इतिश्री कर ली गई। इसके बाद बैठक में अभी किसान आंदोलन को लेकर के चर्चा हो रही है और किसान आंदोलन के लिए पक्ष में आरजेडी यह दिखाने की कोशिश कर रही है कि वह भी किसानों के साथ है और इसको लेकर के पार्टी ने एक बुक छपाया है और वो उस बुक को जो आज समीक्षा बैठक में नेता उपस्थित है उनके बीच में वह बांटा जाएगा और बताया जाएगा कि किस तरह से वर्तमान की सरकार, केंद्र सरकार किसान विरोधी है और किसानों को लेकर के आरजेडी ने अभी तक कौन कौन से कदम उठाए हैं और उसके बाद आगे की रणनीति क्या होगी, इस पर चर्चा हो रही। तो बैठक का जो लबोलुआब था यह कह सकते हैं कि हार की समीक्षा के बहाने किसानों के आंदोलन पर भी यह बैठक हो रही है और चूंकि इसमें पार्टी के सभी विधायक, लगभग 75 विधायक हैं जिसमें 62 विधायक यहाँ पे अभी मौजूद हैं। लगभग जो हारे हुए प्रत्याशी हैं उसमें से अधिकांश, 2-4 को छोड़कर के अधिकांश यहाँ पे मौजूद हैं। तो पार्टी यह मानती है कि पार्टी के कार्यकर्ताओं, नेताओं और जो प्रत्याशी रह चुके हैं उनमें जोश भरने के लिए पार्टी के पास एकमात्र रास्ता है कि वह सड़क पर उतरे, संघर्ष का रास्ता उसके लिए है। इसलिए पार्टी नेतृत्व अब चाहती है कि हार के कारणों की समीक्षा के बहाने अगर पार्टी में आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला शुरू होता है तो ऐसी परिस्थिति में पार्टी को संभालने में थोड़ी कठिनाई होगी और पार्टी यह जानती है, चूंकि जो हारे हुए प्रत्याशी हैं वो उन्होंने सार्वजनिक रूप से भी बयान दिया है और खास करके नेतृत्व के ऊपर सवाल भी उठाए हैं। अशोक जी, ललित यादव के द्वारा सवाल खड़ा करना ये एक बड़ी बात है। ललित यादव के निशाने पर अगर होंगे तो अब्दुल बारी सिद्दीकी होंगे। सिद्दीकी साहब आए हैं कि नहीं इस मीटिंग में? बिल्कुल, इस मीटिंग में अब्दुल बारी सिद्दीकी भी मौजूद हैं और ललित यादव ने अब्दुल बारी सिद्दीकी और भोला यादव दोनों पर एक तरह से निशाना साधा है, चूंकि ललित यादव का इन दोनों से 36 का रिश्ता रहा है। और आज जो बयान आए हैं सिद्दीकी जी का या भोला यादव जी का कि अगर लालू प्रसाद यादव बाहर होते तो रिजल्ट ऐसा नहीं होता, तो ऐसा कह करके जिस तरह से उन्होंने तेजस्वी को भी कटघरे में खड़े करने की कोशिश की है, तो निश्चित रूप से कह सकते हैं कि ललित यादव ने भी साफ तौर पर इन लोगों को निशाने पर लिया है। और इसकी मुख्य वजह यह भी कह सकते हैं कि एक तो उनकी स्थानीय जो राजनीति है उसको, दूसरी बात कि जो अभी वर्तमान में विधानसभा में जो कमिटियां गठित की गई है उसमें भी ललित यादव को कहीं न कहीं तवज्जो नहीं मिली है। तो निश्चित रूप से जबकि वो लेख लेखा समिति के कभी अध्यक्ष हुआ करते थे, तो ऐसी परिस्थिति में आप कह सकते हैं कि जो पार्टी के अंदर है उसमें भी कहीं न कहीं पार्टी के अंदर भी खींचतान है। हालांकि पार्टी नेतृत्व की कोशिश ही है इस मीटिंग के बहाने कि पार्टी को एकजुट रखा जाए, पार्टी को मजबूत रखा जाए और कार्यकर्ताओं को संघर्ष की बदौलत सड़क पर उतारा जाए ताकि कार्यकर्ता एकजुट रहे, नेता एकजुट रहे। इसमें कितनी सफलता मिलती है ये तो आने वाला वक्त बताएगा, लेकिन फिलहाल कह सकते हैं कि आरोप प्रत्यारोप का जो सिलसिला शुरू हुआ था उस सिलसिला को मुकाम तक पहुंचने से पहले ही पार्टी नेतृत्व ने इस पर फिलहाल रोक लगा दिया है और अब हार की समीक्षा प्रमंडल मुख्यालयों में होगी, लेकिन किसान आंदोलन को लेकर के पार्टी की रणनीति बन रही है। अब आगे किसान आंदोलन को लेकर रणनीति बन रही है। आज पंजाब से किसानों का एक प्रतिनिधि मंडल बिहार आया है और वो सीधे तौर पर बिहार के तमाम विपक्षी पार्टियों से ये आग्रह किया है कि आप इस आंदोलन में, पंजाब के किसानों के इस आंदोलन में साथ आए। आरजेडी ये किसान आंदोलन को लेकर ये बैठक कर रही है, तमाम विधायक और उनके जिला अध्यक्ष संगठन के सारे लोग मौजूद हैं। क्या आपको लगता है कि आने वाले समय में किसान आंदोलन के सहारे
जनता के बीच तेजस्वी पहुंचेंगे? ऐसी संभावनाएं जताई जा रही है आज की इस बैठक के बहाने। देखिए, तेजस्वी के लिए एक बहुत बड़ा मौका था। किसान आंदोलन की जब शुरुआत हुई थी, और आपको याद होगा कि 5 दिसंबर को आरजेडी ने गांधी मैदान में गांधी मूर्ति के सामने धरना का आयोजन रखा था, और उसमें तेजस्वी भी शामिल हुए थे। और चूंकि हालांकि सरकार ने उनको गांधी मैदान के अंदर धरना देने की अनुमति नहीं प्रदान की थी, लेकिन बाहर वो बैठे थे और उन्होंने ऐलान किया था कि किसानों के आंदोलन के समर्थन में हम हैं और आरजेडी कदम कदम पर किसानों का समर्थन करेगी। और इन लोगों ने गांधी मूर्ति के समक्ष शपथ भी खाई थी, लेकिन हुआ ठीक उसका 5 दिसंबर के बाद तेजस्वी आज 20 दिसंबर को, आप कह सकते हैं 21 दिसंबर को आज पटना में उपस्थित हैं। यानी कि एक पखवाड़े के बाद तेजस्वी यहाँ पे आए हैं। निश्चित रूप से कह सकते हैं कि इस बीच में तेजस्वी की भद भी पिटी है। विपक्षियों ने निशाना भी साधा है कि किसान आंदोलन को छोड़ करके वो कहीं बाहर सैर करने के लिए चले गए थे, लेकिन आज तेजस्वी की उपस्थिति हुई है और ये उम्मीद की जाती है कि इन बातों से सबक लेकर के आरजेडी नेतृत्व तेजस्वी यादव खुद किसान आंदोलन के समर्थन में कोई बड़े आंदोलन की घोषणा करेंगे। और चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। राजद के इस मंथन बैठक से सीधे हम लाइव अशोक मिश्रा जी को सुन रहे थे कि आखिर राजद के मंथन शिविर में हो क्या रहा है। 2 बड़ी बातें सामने आई हैं, लेकिन अब चलिए हम दूसरी खबर पर चलते हैं। धरने पर किसान, हम रांची चलते हैं जहां पे भाकपा माले के बैनर के सहारे झारखंड के किसान आज राजभवन के सामने उपवास पर बैठे हैं और उस कानून को के प्रोटेस्ट में बैठे हुए। वजह क्या है? सारी दुनिया जान रही है कि वजह क्या है। किसान इससे सहमत नहीं है। उस 3 जो कानून है उस कानून को लेकर वो सहमत नहीं है। तो जरा हम समझना चाहते हैं कि संदीप हमारे साथ फोन लाइन पे जुड़े हुए हैं। संदीप जी, आप थोड़ी देर पहले लाइव आप वहाँ राजभवन से बने हुए थे। क्या वाकई में वो माहौल है कि जो माहौल दिखाने की कोशिश रांची के या झारखंड के किसान कर रहे हैं कि हम दिल्ली में जो किसान बैठे हुए हैं उनके समर्थन में जिस तरीके की बात कही जा रही थी कि हम उपवास पे हैं, वो समर्थन दिखा राजभवन के सामने? भाकपा माले के बैनर के सहारे ही सही, वो समर्थन का एहसास भी वो कराने में कामयाब हुए हैं। क्या लगता है आपको? जिस तरह से यदि आज की बात करें तो सीपीआई के जो कार्यकर्ता थे वे आज राजभवन के समक्ष उपवास पे बैठे हैं और यह 1 दिवसीय उपवास और धरना कार्यक्रम था जिसमें वे शामिल हुए थे। हालांकि जिस तरह से उनका साफ कहना है कि जो किसानों के लिए जो नीति बनाई गई है, जो नियम बनाई गई है, कहीं ना कहीं इसमें बहुत सारी त्रुटियां हैं और किसानों के हित में यह नहीं है। या सिर्फ पूंजीपतियों को फायदा पहुंचाने के लिए यह कानून बनाया गया है ताकि पूंजीपति जो है वे इससे लाभ उठा सके। क्योंकि जिस तरह से किसानों की माने तो जो बिचौलिए हावी होते हैं किसानों पे और उनकी जो मेहनत की जो कमाई होती है उसे आधे पौने दामों में वे खरीद लेते हैं और उसी का ये विरोध कर रहे हैं कि कम से कम जो मेहनताना जो होता है, किसानों का जो मेहनत है उसका जो जितना पैसा होना चाहिए वह उन तक पहुंचना चाहिए। और यही वजह है कि इन लोगों का साफ तौर पे कहना है कि जो नियम कानून बनाए गए हैं, जो नई किसान नीति बनाई गई है, वह कहीं से हितकर नहीं है किसानों के लिए, वह सिर्फ पूंजीपतियों को फायदा पहुंचाने के लिए बनाया गया है। और जब तक ये जो नीति है उसे वापिस नहीं होती है तब तक इनका आंदोलन जारी होगा। बहरहाल आज धन्यवाद संदीप। रांची से संदीप जी जुड़े हुए थे हमारे साथ। उन्होंने कहा कि भाकपा माले क्या चाहती है और किसके सहारे वो सियासत को साधने की कोशिश कर रहे हैं। भाकपा माले बिहार में भी इस आंदोलन को लीड कर रहा है कि देश के किसानों के साथ बिहार और झारखंड भी खड़ा है। ये दिखा एक सांकेतिक तरीके से ही दिखाने की ये कोशिश हो रही है। चलिए इस खास बुलेटिन में एक पहले छोटा सा ब्रेक ले लेते हैं। ब्रेक के बाद हम फिर बड़ी खबरों के साथ हमारी आपकी मुलाकात होगी। फिलहाल एक छोटे से ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है और हम बात कर रहे हैं पटना से अपहरित 2 राइस मिल मालिकों के बारे में। जी हाँ, अभी तक उनका कोई सुराग नहीं मिला है। कल पटना पुलिस आरा में छापेमारी भी की, लेकिन वहां पुलिस को खाली हाथ लौटना पड़ा। आज एसएसपी ने यह दावा किया है कि हम जल्द से जल्द उन दोनों व्यापारियों को, राइस मिल मालिकों को हम वापस लाएंगे। दावे में कितनी सच्चाई है और दावे की क्या हकीकत है, इन सब मसलों पर हम अपने संवाददाता से बात करेंगे। लेकिन आज एसएसपी ने इस मसले को लेकर पहली बार हमें लगता है कि मीडिया के सामने जुबान उन्होंने खोला है, क्योंकि कल तक ये कहा जा रहा था
कि ये अपहरण नहीं है, पैसे के लेन देन की वजह से दोनों व्यापारी कहीं दूर चले गए हैं। सीसीटीवी फुटेज में कहीं भी अपहरण की कुछ ऐसी वारदात होते हुए दिखाई नहीं दे रहे हैं। वो आराम से घूमते हुए नजर आ रहे हैं। उनके गाड़ी को लेकर भी ये कहा जा रहा है कि कहीं से भी ये नहीं दिख रहा है कि उनकी गाड़ी में उनके साथ कोई वारदात का अंजाम दिया गया हो या फिर उन्हें जबरन ले जाया जा रहा हो। कल तक ये कह रहे थे, लेकिन आज एसएसपी ने कुछ खास तरीके से इन बातों को स्वीकार किया है कि कहीं न कहीं इसके पीछे बड़े आपराधिक गिरोह का हाथ हो सकता है और जल्द हम उसके गिरवान तक पहुंच सकते हैं। तो जरा सुनिए इस मसले को लेकर पटना एसएसपी उपेंद्र शर्मा ने क्या कहा है। और आज आप डीजीपी साहब के पास आए हैं गुहार लगाने के लिए, क्या कहेंगे? पुलिस कर रहा है 3 दिन से कर रहा है, कोई रिपोर्ट नहीं मिला, अभी तक पता नहीं चला, इसलिए आए कि हम वहाँ जाएंगे तो हमको मदद मिलेगा, कोई बच्चा मेरे चाहिए। हमें लगता है कि एसएसपी का वो बाइट हमें नहीं मिल पा रहा है जिसमें उन्होंने ये भरोसा जताया है कि जल्द से जल्द हम बरामद कर लेंगे। ये 15 दिन हो गया है दोनों व्यापारी के लापता होने का, मतलब अपहरित होने का या लापता जो भी मसला हो, 15 दिनों से इनका कोई अता पता नहीं है। और जिस तरीके से डिप्टी सीएम ये लोग पटना में तमाम जो व्यापारी संगठन है वो आंदोलन की चेतावनी दे रखा था, तो डिप्टी सीएम के हस्तक्षेप के बाद वो आंदोलन को फिलहाल स्थगित कर दिए थे। लेकिन जिस तरीके की चीज़ें सामने आ रही हैं वो आप कहीं न कहीं दिखा रहा है कि दोनों जो राइस मिल मालिक हैं उनको लेकर जो भी दावे किए जा रहे हों, कुछ न कुछ चीज़ें चल रही हैं। पहली बार एसएसपी ने इस खबर पर अपनी जुबान उन्होंने खोली है और कहा है कि जल्द हम इन्हें बरामद कर लेंगे। और ये हमारे साथ मरगूब आलम जुड़ गए हैं। मरगूब, आज पहली बार एसएसपी इस मसले पर जुबान खोला है मीडिया के सामने, क्या उन्होंने भरोसा दिलाया है परिजनों को? देखिए संतोष जी, कल देर रात एक नया डेवलपमेंट पूरे मामले में ये हुआ कि पुलिस को आज से लगभग 6 दिन पहले इस बात की जानकारी मिली थी कि काले रंग की एक सफारी है, जिस सफारी के आसपास दोनों व्यवसायी भाइयों को देखा गया था। पुलिस उसी समय से इस पूरे मामले के पीछे लगी हुई थी। अंततः कल देर रात उस सफारी गाड़ी का ट्रेस मिल गया पुलिस को, उसका सीसीटीवी फुटेज मिल गया पुलिस को, पुलिस ने फोटो निकाला है और फिलहाल उस सफारी गाड़ी का नंबर लेने के बाद डीटीओ ऑफिस में उस पूरे गाड़ी का डिटेल पटना पुलिस को सौंप दिया है। अब पुलिस इस बात पर पूरी तरह से अनुसंधान में जुटी है कि क्या सही में जो परिजनों का कहना है कि ये पूरा मामला कहीं न कहीं किसी अज्ञात व्यक्ति के द्वारा या किसी भी लोगों के द्वारा इनको वहां से ले जाया गया है। निश्चित तौर पर पुलिस अब पूरे लीड्स मिलने के बाद इसी दिशा में काम कर रही है। एसएसपी से हमारी बातचीत हुई, उन्होंने इतना जरूर कहा कि अभी फिलहाल बताने के लिए हमारे पास कुछ नहीं है, लेकिन हमारी पूरी कोशिश है कि हम उनको सुरक्षित, बिल्कुल कह सकते हैं कि हम किसी भी हालत में सुरक्षित हम उनको बरामद करेंगे। फिलहाल उन्होंने इस पूरे मामले पर कुछ बोलने से इनकार कर दिया कि जो सीसीटीवी फुटेज लीड्स मिले हैं, कह सकते हैं सफारी वाली गाड़ी का, उस पर उन्होंने कुछ नहीं कहा। लेकिन एसएसपी कई दिनों से लगातार कहते मीडिया के लोग उनसे बाइट लेना चाह रहे थे, लेकिन वो नहीं दे पा रहे थे। लेकिन अंततः उन्होंने इतना जरूर कहा कि हमारी कोशिश है कि हम उनको जल्द बरामद कर लेंगे। लेकिन ये जो संतोष जी सफारी वाला लीड है जो नया पुलिस को मिला है, जो 6 दिन पहले सूचना मिली थी, वो कल देर रात इनको मिल गई, विजुअल मिल गया है, उसका सीसीटीवी फोटो मिल गया है। उसमें वो लोग, पुलिस का मानना है कि वो लोग उसके आसपास हैं और दिखाई दे रहे हैं। और पुलिस अब इस मामले पर इस बात पर जांच कर रही है कि ये इन लोगों का रास्ता किधर था, आखिर सफारी जो निकल के गया वो किन रास्तों में लेके गया, उन इलाकों के सीसीटीवी फुटेज को खंगाला जा रहा है। जिनके नाम पर सफारी है, पुलिस उनके यहाँ दबिश दे चुकी है, पुलिस इससे पूछताछ कर रही है। फिलहाल पुलिस का कहना है कि हम लीड बिल्कुल करीब में है और बहुत ही सही दिशा में जांच चल रही है और जल्द ही पूरे मामले का खुलासा होगा। संतोष जी, आरा में छापेमारी करने के लिए पटना पुलिस गई हुई थी, लेकिन खाली हाथ लौटा। आरा से क्या लीड मिला था पटना पुलिस को जिस वजह से उन्होंने आरा में छापेमारी की है, कोई जानकारी? आरा से जो लीड मिला था वो ये था कि इनका व्यापारिक संबंध आरा में भी कई लोगों से था।
ये इनके पिताजी ने कई महत्वपूर्ण लीड्स लिए थे कि जिन लोगों पर इन लोगों का शक हो सकता है। पुलिस जब वहां गई तो वहां पुलिस को कोई सबूत नहीं मिल पाया। उन लोगों का, जिन लोगों से पुलिस ने पूछताछ किया, उन लोगों का लोकेशन पटना में पिछले 10-15 दिनों से पटना के आसपास है ही नहीं, या इन लोगों से बातचीत नहीं हुई है। उसके बाद पुलिस को वहां से अंतर्गत लौटना पड़ा। लेकिन जैसे ही पुलिस कल शाम में लौटी है, कल देर रात पुलिस को 11 बजे के आसपास के सीसीटीवी फुटेज सफारी का मिल गया, फोटो मिल गया। उसके बाद पुलिस ने अपने पूरे अनुसंधान को दूसरे तरफ मोड़ दिया है संतोष जी। और फिलहाल एसएसपी का कहना है कि जांच अब बिल्कुल सही दिशा में जा रही है और जल्दी मामले का खुलासा होगा। और कहीं ना कहीं पूरे मामले में बहुत प्रेशर में पटना पुलिस है, क्योंकि जगदानंद सिंह उनके घर पर जा चुके हैं, तारकिशोर प्रसाद जा चुके हैं, रेणु देवी के जाने की चर्चा है। उसके बाद आप कह सकते हैं जदयू के कई नेता गए थे, हालांकि वो लोग मीडिया से बच के जा रहे हैं। लेकिन कहीं ना कहीं पूरा मामला जो राजनीतिक करण हो रहा है, तो इससे पटना पुलिस बहुत ही फूक फूके कदम रख रही है। और फिलहाल एसएसपी का कहना है कि हम जल्द ही पूरे मामले का खुलासा करेंगे। हमारी पूरी कोशिश है, हमने पूरी अपना एफर्ट लगाया है, को लगाया गया है, साथ ही एसएसपी के जो सीधे तौर पे कह रहे थे कि अभी फिलहाल कुछ ऐसा लीड पटना पुलिस को नहीं मिला है जिसके सहारे ये कहा जा सके कि दोनों जो राइस मिल मालिक हैं उन तक पुलिस शीघ्र पहुंचने वाली है। अभी भी सस्पेंस बरकरार है कि पैसे की वजह से, पैसे की लेन देन की वजह से वो अपने आप को अपहरित दिखाने की कोशिश कर रही है, मामला कुछ और भी है। लेकिन 15 दिन हो गए और स्वाभाविक तौर पर व्यापारी अपने घर से लापता है तो सियासत होना भी लाजमी है। आरजेडी हमलावर है, बीजेपी इस मसले पर आंदोलन न हो इसकी कोशिश में वो लगा हुआ है। यही वजह है कि डिप्टी सीएम तारकेश्वर प्रसाद उनके घर पे गए और उन्होंने आश्वासन दिया था व्यापारी कम्युनिटी को कि आप धैर्य रखें, दोनों कारोबारी सकुशल वापस लौटेंगे। लेकिन ऐसी स्थिति होती दिख नहीं रही है। ये एक सच्चाई है। और इसके अलावा जो और खबरें हमारे पास बड़ी खबरें आ रही हैं, वो खबर नालंदा से है। ये भी हृदय विदारक खबर है। आप सोच नहीं सकते हैं कि पुत्र नहीं होने पर इस तरीके से दरिंदगी के साथ अपने 2 बहू की हत्या कर दे। मतलब आज भी 21वीं सदी में हम बात महिला सशक्तिकरण की करते हैं, सरकार भी बड़े बड़े दावे करते हैं, लेकिन हालात ये हैं कि अभी भी जो पुरुष मानसिकता है उस मानसिकता में हम कह सकते हैं कि महिलाओं के लिए एक अभी भी उसी तरीके का शोषण हो रहा है जिस तरीके की शोषण पहले हुआ करता था। दोनों की हत्या हुई है और दोनों लड़कियों के परिजनों ने सीधे तौर पे ससुराल वाले पर आरोप लगाया। चलिए, हमारे साथ राजकुमार जुड़ चुके हैं नालंदा से। राजकुमार, ये क्या मसला है? ये 2 बहुएं इस तरीके से मार दी जाती हैं नालंदा में, जहां माना जाता है कि अन्य जिलों से थोड़ा पढ़ाई लिखाई के मामले में बेहतर नालंदा है, आर्थिक स्थिति में भी बेहतर स्थिति में नालंदा के किसान भी हैं, आम लोग भी हैं। फिर ये स्थिति क्यों देखने को मिल रही है कि दहेज और बेटा नहीं होने पर 2 महिलाएं की हत्या? देखिए संतोष जी, हृदय विदारक घटना है जो यहाँ सुबह हम लोग एक खबर मिली कि जिसमें बताया गया कि पुत्र नहीं जन्मने के कारण एक पत्नी को ही उसके परिवार वालों ने पहले तो गला दबाकर हत्या कर दिया और साथ छिपाने के लिए उसे जो फांसी की फंदे लगाकर लटका दिया था। लेकिन परिवार वालों का साफ तौर पर कहना है कि लड़की कई बार अपने मायके वालों को फोन कर बताई थी कि ये लोग बार बार दबाव बना रहे थे कि पुत्र नहीं जन्मा जिसके कारण तुम्हारी हत्या कर दी जाएगी। मगर इस बार भी उसे बेटी ही हुआ था जिसके कारण उसकी मौत की घाट उतार दिया गया। और दूसरी घटना जो आ रहा है रहुई से आ रहा है, यहाँ पर बताया जा रहा है कि दहेज के खातिर एक विवाहिता की गला दबाकर हत्या कर दी गई, इसी भी ठीक उसी तरह से फंदे में लटका दिया गया। तो दोनों मामला नालंदा के लिए काफी बड़ा मामला है, क्योंकि बेटी पढ़ाओ बेटी बढ़ाओ के यहाँ पर नारा दिया जाता है। कई तरह के एनजीओ भी यहाँ पर काम कर रहे हैं, बहुत से सामाजिक कार्यकर्ता भी काम कर रहे हैं, मगर यहाँ पर जमीनी हकीकत कुछ और देखने को मिल रहा है। आज भी लोग अंधविश्वास के साए में जी रहे हैं और बेटा और बेटी में फर्क समझ रहे हैं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ राजकुमार जुड़े हुए थे। मतलब हालात ये हैं कि बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ के नारे तो हम जरूर लगा रहे हैं, लेकिन बेटी को लेकर जो हमारी सोच 100 साल पहले थी, आज भी सोच वही है। चलिए, अब हम दूसरी खबर पर चलते हैं कि कुख्यात अपराध उग्रवादी पीएलएफआई के उग्रवादी हैं, रांची खूंटी में ये घटना घटी है। जीदन गुड़िया वो मुठभेड़ में मारे गए हैं और इन पर 15 लाख का इनाम है। 15 लाख का इनामी ये उग्रवादी था और हम बड़ी कामयाबी मानी जाती है राहरकंड पुलिस की, जबकि लगातार अगर कहें कि पोस्टरबाजी की वजह से शहर में आकर उग्रवादी पोस्टरबाजी कर रहे थे, उससे कहीं न कहीं सवाल खड़े हो रहे थे लॉ एंड ऑर्डर को लेकर। चलिए, हमारे साथ रांची से हमारे संवाददाता नैयर जुड़ चुके हैं। हमारी कोशिश है कि नैयर जुड़े तो जरा हम उनसे जानना चाहेंगे कि ये मुठभेड़ कैसे हुआ है,
क्योंकि पीएलएफआई को लेकर कल तक ये कहा जा रहा था कि ये पुलिस द्वारा संरक्षित उग्रवादी संगठन है, जिसके सहारे नक्सलियों से पुलिस लड़ाई लड़ा करते थे। एक दौर था, ये कहा जाता था कि पीएलएफआई उग्रवादियों का गठन के पीछे भी वजह यही रही है कि वो जहां पुलिस नहीं पहुंच पा रही है, क्योंकि वहां नक्सलियों को समानांतर तरीका से जंगलों में कैसे एक दूसरे पर हमला किया जा सके। दोनों की लड़ाई के पीछे ये कहा जाता है कि दोनों के बीच लड़ाई की वजह पुलिस ही रही है, और पुलिस इस के सहारे पूरे नक्सली आंदोलन का कमर तोड़ दिए झारखंड में। और ये एक बड़ी कामयाबी हम कह सकते हैं कि रांची पुलिस की। चलिए, हमारे साथ नैयर जुड़ चुके हैं। नैयर, ये कैसे मुठभेड़ हुआ है? खूंटी रांची बॉर्डर का है, जहां पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी और गुप्त सूचना के आधार पर वहां ये मालूम चली कि कुछ नक्सली संगठन पीएलएफआई के जो संगठन है वहां कुछ सक्रिय है। उसी गुप्त सूचना के आधार पर पुलिस ने आज एकदम पहले सुबह छापामारी की है जंगल के बीचों बीच में, जहां दोनों ओर से फायरिंग भी हुई है काफी देर तक, और उसमें पुलिस को एक सफलता मिली है। जो जीतन गुड़िया, जो 15 लाख रुपए के इनामी उग्रवादी था पीएलएफआई का, उसे मार गिराया। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ रांची से नैयर मौजूद थे। और चलते चलते एक और बड़ी खबर खिलाड़ी से है, जहां मिसलुस्कीगंज में एक 12 वर्ष के बच्चे की हत्या कर दी गई थी, और उस हत्या में के सिलसिले में एक व्यक्ति की गिरफ्तारी हुई है। बच्चों की हत्या, और वो भी इस तरीके से गोली मारकर हत्या, क्या वजह रही है? हम सीधे मिसलुस्कीगंज चलते हैं और वहाँ हमारे संवाददाता खिलाड़ी संवाददाता प्रमोद तिवारी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। प्रमोद जी, क्या वजह रही जो एक बच्चे को इस तरीके से गोली मारकर हत्या कर दी अपराधियों ने? हमें लगता है कि संपर्क नहीं हो पा रहा है कि क्या वजह है इस बच्चे की हत्या की, क्या वजह है, और जिनकी गिरफ्तारी हुई है उनका इस हत्या से क्या रिश्ता रहा है? वो नामजद अभियुक्त रहे हैं या फिर पुलिस संदेह के आधार पर उनको गिरफ्तार किया है? जी सर, आपको बता दूं कि हत्या कुछ जमीनी विवाद का बताया जा रहा है, लेकिन यह घर में रात में बच्चा जब आवाज पेशाब करने के लिए घर से बाहर निकलता है, उसी समय अचानक लोग घर में घुस दरवाजा के सामने अंधाधुंध गोली चलाते हैं, जिसमें बच्चे को गोली लग जाती है और बच्चे गोली मारने के बाद अपराधी बाहर निकलते हैं। घर परिवार के लोग बच्चे को लेकर अस्पताल किसी तरह पहुंचते हैं, जहां डॉक्टर के द्वारा बच्चे को मृत घोषित कर दिया है। इसके बाद फिर लोगों में इतना आक्रोश से पहले भी 2 महीना पूर्व भी एक जमीन कोयला कारोबारी थे मदन साहू, उनकी भी हत्या की गई थी, लेकिन उनका हत्यारों को भी अभी तक पुलिस के द्वारा नहीं पकड़ा जा चुका है। और इस हत्या में कुछ आपसी जमीनी विवाद है और घर परिवार के लोगों के द्वारा इनके ऊपर जो ये युवक को गिरफ्तार किया गया है, शंका जताई गई है कि इनके द्वारा हत्या की जा सकती है। इसी उनको पुलिस के द्वारा गिरफ्तार कर पूछताछ की जा रही है, लेकिन अभी तक हत्या के कारणों का पूरी तरह खुलासा नहीं हो पाया है। खुलासा नहीं हुआ है, लेकिन जिस पर संदेह व्यक्त किया जा रहा है उन्हें पुलिस ने फिलहाल हिरासत में लेकर पूछताछ कर रही है। चलिए, इस खास बुलेटिन को यही समाप्त करते हैं। फिर बड़ी खबरों के सहारे ठीक इसी समय हमारी कल आपकी मुलाकात होगी। फिलहाल मुझे इजाजत दीजिए। नमस्कार।